अस्सलाम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। स्ट्रैटेजिक केस स्टडी पेपर, बिल्कुल नया पेपर है, फ्रेश पेपर है। मेरे साथ सर फुरकान है। सर फुरकान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। चलें, सर फुरकान और मैं हम लोग थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह MSA 2 हम जो है 2021 से पढ़ा रहे हैं। और 2021 से लेके अगर हम बात करें आखिरी जो अटैम्प्ट की 2000 MSA 2 की 2025 का दिसंबर, तो दिसंबर 2025 तक हमने जो है वो MSA 2 पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और आई गेस 2025, 2024, 2023, 2022 देखा जाए तो तकरीबन 9 बैचेस ऑलमोस्ट हमने MSA 2 के कंप्लीट किए, फिल्म नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है सर, मेरे ख्याल से 22, 23, 24। सर, जी सर। ऐसा ही। ठीक है जी। अच्छा, अब मुंबई के 9 बैचेस, 22, 23, 24 और 25, और फिर 2021 का एक विषय वाला। अब देखें, ये पेपर MSA 2 खत्म हो चुका है और MSA 2 की जगह हमारे पास न्यू स्ट्रेटजिक केस स्टडी का भी हमसे पेपर है, वो आ गया है। न्यू पेपर आ गया, इसका नाम है स्ट्रेटजिक केस स्टडी। तो आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि इस पेपर में ऐसा क्या है। हमारे पास कुछ लिमिटेड कंटेंट आईकैप की तरफ से अवेलेबल है, और उसकी बेसिस पे हम आपसे अपनी जो है फाइंडिंग्स डिस्कस करेंगे कि जी क्या हमें आइडेंटिफाई हुआ है और क्या स्टडी अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं एजेंडा ज़रा लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा एजेंडा होगा कि MSA 2 वर्सेस केस स्टडी, कि क्या केस स्टडी पेपर MSA 2 ही है या अलग है। दूसरा हमारे पास अप्रोच होगी कि हाउ टू अप्रोच प्री सीन, कैसे प्री सीन को अप्रोच करें। ठीक है, प्री सीन सिनेरियो जो आएगा, सही है, हमारे पास केस स्टडी आएगा, उसको हम कैसे करेंगे। और तीसरी हमारे पास होगी हाउ टू प्रिपेयर दिस केस पेपर, इस पेपर को प्रिपेयर कैसे किया जाए, इसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पे हमारी बात होगी। अच्छा, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये पेपर एलिजिबल किन लोगों के लिए, ये पेपर उन लोगों के लिए एलिजिबल है जिनके एनी 5 CFA पेपर्स पास है। एनी 5 CFA पेपर्स, ठीक है। अच्छा, न्यू स्कीम के मुताबिक, ऑब्वियसली पुरानी स्कीम के मुताबिक नहीं, एनी 5 CFA पेपर्स एज पर न्यू स्कीम अगर आपके पास होंगे तो आप ये पेपर कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले होता था कि आपका BFD और SPM पास होता था तो आप MSA 2 दे दिया करते थे। अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो प्लीज़ एक तो मैं क्लियर कर दूंगा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने MSA 2 लेट से के लिए एलिजिबल था, तो अब वो ऑटोमेटिकली केस स्टडी के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं, अभी एलिजिबल नहीं होगा अनटिल कि उसके 5 पेपर पास ना हो। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के सिर्फ BFD और SPM ही पास है और वो प्रीवियस स्कीम में लेट से MSA 2 के लिए एलिजिबल था, तो आज वो केस स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उसके 4 पेपर भी पास हैं लेट से, भले वो BFD SPM पास हो, उससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अनफॉर्चुनेटली MSA 2 के लिए प्रिपेयर किया मगर MSA 2 नहीं दे सका दिसंबर 2025 में, किसी भी रीजन से, फैमिली रीजन से, पर्सनल रीजन से। ठीक है, और उसका सिर्फ 2 ही पेपर पास थे, BFD SPM। तो अब वो जून 26 में इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि उसको पहले 5 पेपर पास करने होंगे एज पर न्यू स्कीम। तो ये एक चीज मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एप्लीकेबल किन लोगों पे है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट के क्या हमारे पास क्या क्या इसके लिए डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास देखें, आपके सामने एक मॉडल पेपर आ रहा है, मॉडल पेपर 1। अच्छा, मॉडल पेपर 1 का मतलब ये है कि इससे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि शायद आई कैप मॉडल पेपर और भी शेयर करेगा। अब ये कितने शेयर करेगा, कब शेयर करेगा, वो इंशाल्लाह हमें वक्त आने में पता चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये अच्छा। अब तो ये पहले हम बात कर लेते हैं कि यार क्या कहते हैं, इसमें तीन तीन चीज़ें आई कैप ने शेयर की। एक तो मॉडल पेपर शेयर किया है इसने, आई कैप ने। एक आपके सामने जो है ना, ये क्या कहते हैं, पूरा सिनेरियो शेयर किया। ठीक है, प्री सीन का। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो है। ठीक है, और कितने पेजेस का, 23 पेजेस का सिनेरियो, पूरा प्री सीन। ठीक है, मॉडल पेपर शेयर किया है। और एक चीज़ आई कैप ने और शेयर की है, एक चीज़ और क्या किया, शेयर किया है, सजेस्टेड सोल्यूशन भी शेयर किया है। वो भी मैं आपके सामने अभी जो है ना, क्या कहते हैं, स्क्रीन पे अपेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हम बात कर लेंगे। कोई अलग से मेरे ख्याल से सिलेबस या ग्रेड हमें नजर नहीं आई है ऐसी। ठीक है, जो आई कैप ने शेयर की हो, अगर आप लोग की नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है तो मुझे बता दें, मगर अभी तक मुझे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आई कैप ने कोई हमें जो है ना इसका स्पेसिफिक कॉन्क्रीट सिलेबस बताया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो न्यू स्कीम थी, स्कीम के डॉक्यूमेंट के अंदर एक बात थी, वो अभी मैं और शरफुखान उसको थोड़ा हाईलाइट भी कर लेंगे और डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये आई थिंक 3 डॉक्यूमेंट हैं, तीनों डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। तो पहले तो जरा हम इन 3 डॉक्यूमेंट को देखते हैं, ताकि जो हम बात करें ना, वो हम एक हमें नजर आए कि हाँ जी हम ये क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, ये केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी पेपर अगर आप देखेंगे ना, तो अच्छा, कोई आप में से ऐसा है जिसने MSA 2 अटेम्प्ट किया वो आज का सेशन अटेंड करो, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने MSA 2 क्या कहते हैं अटेम्प्ट कर दिया हो,
कभी भी अटेम्प्ट किया हो, एक दफ़ा भी किया हो या दो दफ़ा भी किया हो, कभी भी मतलब ज़िंदगी में कोई हम में से आज के सेशन में है तो चैट के थ्रू यस कहते, तो एक आइडिया हो जाएगा मतलब कितनी ऑडियंस ऐसी है जो MS2 से होके इसके स्टडी में आ रही है। और कोई कहता है कि नहीं किया हुआ तो नो कर दे कि जी किसी ने MS2 बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ एक आइडिया के लिए चैट के थ्रू कंफर्म करें ज़रा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ MS2 कभी भी ज़िंदगी में वो नो कर दें, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो यस कर दें। ठीक है, मेजोरिटी माशाल्लाह नो वाली है, सही है, ज़बरदस्त हो गया। और बाकी लोग ठीक है। जी जी महाद ऐसा ही है, मगर महाद इसमें कुछ एक आध चीज़ ऐसी है जो स्कीम में लिखी हुई थी, और उसकी बेसिस पे हमें थोड़ा सा ना अपने चीज़ को चेंज करना पड़ सकता है महाद। ठीक है, अच्छा अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि केस स्टडी पेपर है ना, तो इस केस स्टडी पेपर की मैं रिक्वायरमेंट से चलता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि MS2 में क्या क्या होता था, पहले ज़रा मैं एक रिवीजन दे दूँ ताकि एक आपको आसानी हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये भी परीक्षा कोई एक चीज़ का रेफरेंस मिल जाता है ना तो काम करना आसान हो जाता है। MS2 में हमारे पास क्या होता था, MS2 में हमारे पास जो कंटेंट होते थे उसमें एक SPM का एरिया होता था। SPM मीन ओल्ड CFAP चली। इसके अलावा हमारे पास BFD का एरिया होता था। इसके अलावा हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया होता था। परफॉर्मेंस मेजरमेंट हालांकि SPM में आ जाता है, मगर मैं अलग से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि उसको अलग से हाईलाइट किया जाता था, MS2 का एक खास कंटेंट था ये, कंपोनेंट था ये। ठीक है, इसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, इसमें टैक्स का, टैक्स वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा सर और आपने। और एथिक्स और एथिक्स। और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता था, COCG होता था। ये एक बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिलेबस के अंदर ये सब चीज़ें इसकी ग्रिड बनी हुई थी, बल्कि इसकी ग्रिड थी, ये सबसे हैवी एरिया ये होता था, स्टार जो सर फुरकान कराते थे, ये दो एरिया मैं कराता था, इसकी सेकंड हाईएस्ट ग्रिड होती थी। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं ये 3 एरिया होते थे, इसकी भी ग्रिड होती थी मगर इसकी सबसे लीस्ट ग्रिड होती थी। ठीक है जी, ऐसा ही था सर, ये हमारे पास एरियाज होते थे, आखिर के 3 एरिया सबसे कम आते थे, और सबसे पहला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। अब यहाँ तकरीबन ये लास्ट का जो एरिया था वो 20 to 25 मार्क्स का होता। बिल्कुल, अच्छा अब इस 20। को हम जरा देखते हैं कि इस मॉडल पेपर में पहले जरा कि मॉडल पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। अच्छा अब मैं रिक्वायरमेंट पढ़ के मैं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएंगे क्या, एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉम्पाक फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2024 इन कंपेरिजन विद द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने SPM पढ़ा हुआ है, ऐसे ही मतलब, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ आइडिया हो जाएगा। SPM C-FAB 3 SPM पुरानी स्कीम वाला, ऑब्वियसली जो इन्होंने पढ़ा हुआ है वो यस कर दें, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो नो कर दें, जस्ट फॉर आइडिया, ताकि ऑडियंस को देख के ज़्यादा आसानी तरीके से बात हो जाए। ठीक है, यस 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 नो, यस यस नो नो, यस नो नो, यस यस ओके। और बिजनेस स्ट्रेटजी, अच्छा ओ भाई आप तो और पुराने हैं, BMS पढ़ा हुआ है आपने, अच्छा SPM से भी पुराना वाला, खैर। अच्छा अब जिन्होंने SPM पढ़ा हुआ है उनको पता है ये एरिया कौन सा है, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक एरिया है, जो आई थिंक अगर आपको याद आ रहा हो कि ये हमारे SPM में होता था, ऐसा ही है, एग्री करेंगे, इसको मैं SPM लिख दूँ, मैं सेटू नहीं लिख रहा, इसको मैं SPM लिख दूँ। ठीक है, ये SPM में एक पूरी ग्रिड होती है, इसकी पूरी ग्रिड होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा सेकंड पढ़ लेंगे, assess the potential consequences of reported data breach, in doing so forecast the financial impact for the 4 month period November 24 to 2025। फाइनेंशियल इम्पैक्ट से क्या मुराद है, व्हाट इज फाइनेंशियल इम्पैक्ट, फोरकास्ट एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ये आपको क्या लग रहा है, फोरकास्ट एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। फाइनेंशियल इम्पैक्ट का मतलब है कुछ कैलकुलेशन लग रहा है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड लग रहा है, कुछ वर्किंग ओरिएंटेड लग रहा है। ठीक है जी, तो एक चीज अच्छा होती है। सर, इसमें हम्म। एक चीज इसमें बस मैं ऐड करना चाहूंगी, रिपोर्टेड डाटा ब्रीच लिखा है ना, तो इसका मतलब सवाल आंसर देख के भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई IT स्पेसिफिक नहीं है ये। हाँ मतलब इसमें फोकस जो है ना, वो खुद ही बताएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर हमें शायद इसको इवेलुएट करना हो। बस ये बिल्कुल चीज ऐड करने की बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये देखें सर ने जो बात की, अभी हम सजेस्टेड को भी साथ साथ देख लेते हैं, सजेस्टेड आंसर हमने इसका साथ साथ देखा ताकि एक आइडिया हो जाए। अभी देखें हम कोई सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ आपको मैं आसान कर रहा हूँ कि यार आपको पता चले कि है क्या। तो इसमें देखें रेशियोज निकाले हुए हैं, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो आप SPM में आपको मैंने बताया था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रेशियो निकाले जाते हैं, देखें कितने सारे रेशियो निकाले हुए हैं, इसमें सारे रेशियोज निकाले हुए हैं, ये रेशियो 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 रेशियो, फिर उन रेशियो पे कमेंट किया हुआ है। ठीक है ना, रेशियो पे क्या किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है। तो ये एरिया तो ऐसा लग रहा है SPM से उसने एज इट इज उठा लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, और ये MS2 का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा सेकंड पार्ट में ये इसने फिर कंक्लूजन दे दी कि जी सारे रेशियो वेशियो निकालें, तो उसके बाद एंड में हुआ क्या, एंड में कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ 4 मंथ्स। तो देखें इसने क्या किया, फोरकास्टिंग की हुई। ठीक है, अगले महीनों का फोरकास्ट, वो याद आ रहा है किसी ने कैश बजट पढ़ा हुआ है,
क्या ही बजट वर्किंग कैपिटल में वैसे एक चीज आती थी ये, ठीक है, वर्किंग कैश कैपिटल के अंदर भी बजट या बजटिंग का एक एरिया होता था बहुत पहले, अगर आपने कॉस्टिंग में पढ़ा हो तो इसको वर्किंग कैपिटल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह की फोरकास्टिंग यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है वो है। और जैसे सर ने बताया, ये देखें, डेटा ब्रीच में कोई इसने आईटी ओरिएंटेड बात नहीं की, ऊपर से ही बात की है कि डेटा ब्रीच हुआ तो उससे नंबर्स में क्या चेंज आया, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आया, फिगर्स में क्या चेंज आया, ये इसने सारी बातें की। तो ऐसा लग रहा है कि ये कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीज थी। ठीक है जी, और आपके सामने यहाँ पे इसने पूरा जो है ना क्या कहते हैं, इसका भी कंक्लूजन ड्रॉ, 2112963। अच्छा देखिए जी, ग्रिड ये हमारे पास आ गई। अब आप देखें ग्रिड में इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वही चीज़ जो हमारे पास पहले MSc 2 में होती थी, ठीक है, 40 to 50 मार्क्स की, वही इसने यहाँ रखी है। फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट वहाँ भी 35 45 वेटेज का होता था। आई थिंक यहाँ भी इसने वही रखा है। टैक्स प्लानिंग 10 से 20 रखा हुआ है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपसे बात हो रही थी अभी कि MSc 2 में क्या क्या एरिया होता है, MSc 2 में यही एरिया होता है, SPM, BFD और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, टैक्स एथिक्स, CACG। अगर आप गौर करें तो एग्जैक्टली उसने क्या किया है, एग्जैक्टली उसने ये किया है कि अल्लाह भला करे, ये देखें, 50 to 55 टीचिंग आवर्स है। टीचिंग आवर्स हम नहीं देखते क्योंकि वो तो इन्होंने अपने हिसाब से ही लिखे होते हैं। तो अगर आप गौर करें क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि ये देखें 50 to 50। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आई थिंक अभी जो है ना पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुई है, बट खैर जो भी है हमारे पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गया है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। 40 to 50% वेटेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट 35 to 45 है, टैक्स प्लानिंग 10 से 20 है। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये ऑलमोस्ट सेम वही एरियाज है जो हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि MSc 2 में आते थे। अच्छा, एक इसको अभी और स्ट्रेंथन कर लेते हैं, कैसे, ये सी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। इसके आप सी पार्ट पे आ जाएं। सी पार्ट में ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल और कैश पोजीशन, ये पूरा BFD और रिलेटेड एरिया में आ जाता है। ठीक है, पहले BFD में वर्किंग कैपिटल होता था, मगर खैर ये MSc 2 का जो BFD एरिया होता है उसमें मैं वर्किंग कैपिटल जो है वो अलग से कराता हूँ। ठीक है, कवर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हमें लग रहा है कि यार ये तो MSc 2 से मिलती जुलती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें डायरेक्टिव में, ओके, उसके बाद अगर हम आगे चलें मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 2 पे जाएं। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है जी बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर रिटेलर्स। अब बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर रिटेलर्स, ये SPM का एरिया है। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल इश्यूज एसोसिएटेड विद द ऑप्शन फॉर एक्सपेंडिंग कॉम्पैक्स पाकिस्तान ऑपरेशन, ये कौन सा एरिया है, ये आपका एरिया आ जाएगा, ये भी SPM का एरिया है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद एडवांटेज एडवांटेज ऑफ 4 फाइनेंसिंग ऑप्शन, हाँ भाई, फाइनेंसिंग ऑप्शन ये कौन सा एरिया है। काफी स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी BFD दिया है। हाँ भाई, पेपर में भी आया था ना तुम लोगों के BFD, फाइनेंसिंग ऑप्शंस याद आ रहा है, बिल्कुल, कौन सा एरिया है, ये BFD का एरिया है। सोर्स ऑफ फाइनेंस में ना हमारे पास डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन होता है, वेंचर कैपिटल एक फाइनेंसिंग ऑप्शन होता है, ठीक है ना, बिजनेस एंजल्स एक फाइनेंशियल ऑप्शन होता है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक फाइनेंशियल ऑप्शन होता है, याद है सोर्स ऑफ फाइनेंस का पूरा टॉपिक होता है। तो देखें ये 12 मक्का। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सोर्स ऑफ फाइनेंस इट इज वन ऑफ द स्टार टॉपिक, वन ऑफ द स्टार टॉपिक इन MSc 2। ये MSc 2 में स्टार टॉपिक होता था, और ये देखें केस स्टडी में भी इसने इसको हाईलाइट किया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो MSc 2 के स्टार टॉपिक्स हैं। दिस इज द स्टार टॉपिक, हर एक अटेम्प्ट में, हर दूसरी अटेम्प्ट में ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट पूछेगा, रेशियो एनालिसिस पूछेगा। दिस इज द स्टार टॉपिक। स्टार टॉपिक मींस हर आपको तकरीबन दूसरी अटेम्प्ट में नजर आएगा, तकरीबन तकरीबन। ठीक है, इसी तरह आप आगे चलें। ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का किस चीज से रिलेटेड है, कोई बता सकता है मुझे चैट के थ्रू। बिल्कुल, अब ये मसला है, यही अलमिया है, ये दिस इज द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग, जो सर फुरकान ने और मैंने वो किया ना, बिल्कुल सही कहा, ये SPM का एरिया है। अब एक प्रॉब्लम बच्चों को पता है क्या हो गई, अब देखना, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ सुनो। पहले MSc 2 आसान था, क्यों, क्योंकि बच्चा ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज कौन सी, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी वाली चीज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाली चीज, ये पहले बच्चा पढ़ चुका होता था। कहाँ पढ़ चुका होता था, कहाँ पढ़ चुका होता था, ये पढ़ चुका होता था बच्चा SPM में। ठीक है ना। और आपको पता है अभी SPM खत्म हो गया, SPM की जगह एक नया पेपर आ चुका है, SPM डेड हो चुका है, SPM की जगह एक नया पेपर आ चुका है। कौन सा पेपर आ चुका है जी, आपको पता है, सस्टेनेबिलिटी।
तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे आज बात करूं ना, तो पहले MSA2 इसलिए आसान होता था कि बच्चे ने MSA2 के लिए, आपको पता है कि क्या होता था, MSA2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि आपके पास BFD और SPM दोनों पास होने चाहिए, वरना आप MSA2 दे ही नहीं सकते। ठीक है ना, आपके पास ये भी पास होना चाहिए था, SPM भी पास होना चाहिए था। और अभी नई स्कीम में क्या हो गया है, नई स्कीम में SPM को काट दिया गया, नई स्कीम में एसपीएम खत्म हो गया है। तो जब नई स्कीम में एसपीएम खत्म हो गया है, तो अब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लग्जरी पहले MSA2 में अवेलेबल थी, कि भाई पहले क्या करते थे लोग, पढ़ने में तो ज्यादा फोकस ही नहीं करते थे, लोगों का ये होता था पास पेपर सॉल्व कर लो, आईकेएप की वर्कबुक सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत अगर टाइम है तो ICW देख लो, हो जाएगा। आप अपने सीनियर से पूछिएगा जिन्होंने MSA2 दिया है, वो आपको कहेंगे हम आईकेएप की वर्कबुक सॉल्व करते थे और उसके अलावा कुछ रीसेंट अटेम्प्ट सॉल्व करते थे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती थी। और पासिंग परसेंटेज भी माशाल्लाह 40% के आसपास होता था। ये देखें जी, पासिंग परसेंटेज MSA2 का कितना था, ये देखें 39%। पासिंग परसेंटेज MSA2 का कितना था, ये देखें 42%, विंटर 2024 में 42%। पासिंग परसेंटेज MSA2 का कितना था, आप देखें, तो ये देख रहे हैं आप हो क्या रहा है, 42%, 39%। ठीक है, ये इतने पासिंग परसेंटेज चल रहे थे आपके, ऑलमोस्ट सेम पासिंग परसेंटेज कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस सेशन। तो अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया आपके लिए। चैलेंज ये बढ़ गया कि यार जो आप पहले SPM पास करके आते थे MSA2 में, तो आपको ये लग्जरी होती थी कि यार मैंने पढ़ा हुआ तो सब कुछ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करने के बाद इसके सवाल सॉल्व करने हैं, आईकेएप की वर्कबुक सॉल्व करूंगा मैं, और आईकेएप के रीसेंट अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करूंगा, हो जाएगा काम। हालांकि वो अलग बात है, हम तो ICW भी सॉल्व कराते थे अपने स्टूडेंट्स को कि नहीं यार लेवल अप करके जो, कभी पेपर मुश्किल आ जाए तो आपको परेशानी ना। मगर ये चैलेंज है। अच्छा, कमिंग बैक वापस उस पर आते हैं, इसको सवालों पे, कंप्लीट नहीं हुआ अभी हमारा पेपर। आगे क्या कह रहे हैं, दो सवाल मैंने आपको बताया, इसमें BFD SPM भरा पड़ा हुआ है। थर्ड सवाल पे आ जाए, जो इसने थर्ड सवाल आपको दिया है। थर्ड सवाल में इसने क्या किया है, थर्ड सवाल में इसने बोला है जी, एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशनल डायरेक्टिव डायरेक्टिव ऑपरेशनल ऑपरेशन डायरेक्टर इनिशिएटिव टू एनहांस सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यू CFAP 3। एग्री करेंगे, जो कि जो लोग SPM पढ़ चुके हैं उनको पता है कि ये ऑलरेडी SPM में भी था इस तरह का। सस्टेनेबिलिटी का एक पूरा चैप्टर होता था, याद करो SPM के अंदर। किसी ने SPM दिया हुआ है मुझे कंफर्म करे, याद करें। SPM के अंदर भी आपके पास सस्टेनेबिलिटी का एक सेक्शन होता था, एक पूरा चैप्टर होता था। तो क्या कहने का मतलब है, ये भी पहले प्रॉब्लम इसलिए नहीं था क्योंकि आप SPM में पढ़ चुके थे। खैर अब तो इसका पेपर ही अलग हो गया, तो ये एरिया आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कि ये भी सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है, इसमें भी सेम वही चीज है। और लास्ट में कह रहे हैं टैक्स इम्प्लीकेशन। ये देखें, टैक्स इम्प्लीकेशन ग्रेड का पार्ट था, ये देखें ये रहा ग्रेड का पार्ट, ये रहा टैक्स इम्प्लीकेशन। 15 से 25 मार्क्स, वो सॉरी 10 से 20 मार्क्स। तो कहने का मतलब है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मैं बात करूं तो सेफली हम एक बात कह सकते हैं कि MSA2 को ही उसने ग्रेड, अगर हम देखें तो MSA2 को ही उसने क्या किया है, केस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, सर फुरकान, आप हमारे साथ हैं। जी सर। सर आपको याद है हम पहली क्लास में क्या बात करते थे जब MSA2 पढ़ाते थे, कि MSA2 जैसे पेपर की अशद जरूरत थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पेपर प्रैक्टिकल था ही नहीं कि जिसमें सारी बातें प्रैक्टिकल हो। वो तो ICAP ने नहीं, वो बेसिकली जी जी सर, इसमें क्वेश्चन, एक चीज रखते हैं ना, वो बेसिकली हमारे, सॉरी, जी जी बोलिए बोलिए। जी, बेसिकली हमारी एक बहुत बड़ी फील्ड होती है एडवाइजरी की, जिसमें आप देखें फाइनेंशियल एडवाइजरी से लेकर ड्यू डिलिजेंस और बहुत सारी चीजें जो है ना इस तरह हम कवर कर रहे होते हैं। तो वो एडवाइजरी से रिलेटेड कोई पेपर नहीं होता था। और हम बेसिकली थ्योरीज तो पढ़ लेते थे, लेकिन उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस केसेस में किस तरीके से इंटरप्रेट करना है और किस तरीके से उसको फिर अप्लाई भी करना है, तो ऐसा कोई पेपर नहीं था। तो देखें, बस एक ये छोटी सी चीज बात अच्छी हुई कि जो चीजें थी ना वो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। मगर मैंने आपको चैलेंजेस क्या बताया, चैलेंजेस क्या है, गुड थिंग इज कि ग्रिड इज सेम, ठीक है। मगर चैलेंजेस के लिए पहला चैलेंज क्या है, पहला चैलेंज ये है कि नाउ SPM which is old CFAP 3 is not passed by all students। कितने स्टूडेंट आज की क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने SPM पास किया हुआ है, ईमानदारी से बताएं। जिन्होंने पास किया हुआ SPM वो यस कर दें, और जिन्होंने पास नहीं किया हुआ, SPM की बात कर रहा हूँ, या अटेम्प्ट ही नहीं किया या पास नहीं किया, वो नो कर दें। प्लीज जरा पार्टिसिपेट करें ना, अभी माशाल्लाह काफी लोग लाइव में आए हुए हैं यार। अच्छा जी, HP कह रहे हैं नो, MH रफीक नो, SA कह रहे हैं यस, अटेम्प्ट किया हुआ है कुछ ने, चलो गुड, अटेम्प्ट किया हुआ है ओके। और नो, 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 मेजॉरिटी ने मेरे ख्याल से नो ही आ रहा है। जुल्कर ने बोला नो,
ठीक है, ताहा फहीम नो कह रहे हैं, ताहिर इकबाल नो कह रहे हैं, एचपी नो कह रहे हैं, डेल नो कह रहे हैं, आर के एम नो कह रहे हैं, अदनान जट नो कह रहे हैं, रब नवाज महशूद ये भी नो कह रहे हैं। ठीक है, और ठीक है आपका भी नो है। मोहम्मद मोहिद्दीन भी नो कह रहे हैं, तस्वीर भी लगाई है मोहम्मद मोहिद्दीन ने माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है, खैर मजाक में। ताहिर इकबाल ने नो कह दिया था। ठीक है, डेल वापस कह रहे हैं नो। अच्छा अब देखें, कहने का मतलब क्या है, नाउ दिस इज द चैलेंज। ये मैं और सरफुरकान बात कर रहे थे कि यार अब हमें ना इस एरिया को थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि पहले हम इस एरिया को रिफ्रेश कराते थे, रिवाइज कराते थे, मगर अब वो करेंगे। अच्छा अगेन इनाम साहब, एम बीएमएस आपने पास किया, तो बीएमएस और एसपी में भी फर्क है। ये आई कैप ने अजीब किया, पहले एक स्कीम में होता था बीएमएस, फिर आई कैप की स्कीम चेंज हुई 2021 में, तो इसका नाम हो गया एसपीएम। और इस नाम मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया, और अभी इसको रिवैम्प करके इसने कर दिया सस्टेनेबिलिटी। तो ये सीफैप 3 के साथ बड़े मजाक कह सकते हुए कि पहले सीफैप 3 बीएमएस कहलाता था, फिर सीफैप 3 एसपीएम कहलाता था, और आज सीफैप 3 सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना, है वो सीफैप 3, मगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नेशनैलिटी चेंज हो गई है उसकी। पहले बीएमएस था, बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये बिल्कुल सेपरेट पेपर होता था। एसपीएम बना, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फिर सस्टेनेबिलिटी बन गई। तीनों का बिल्कुल कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो खैर पहला चैलेंज मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या आ गया। पहला चैलेंज इसमें ये आ गया कि हमारे पास एसपीएम नहीं पड़ा हुआ, हालांकि ठीक है एमएसए 2 से मिलती जुलती चीज है। अच्छा एक और बात इसमें कर दें कि दूसरा चैलेंज इसमें क्या है। दूसरा चैलेंज इसमें ये है कि ये प्री सीन कंटेंट आएगा, प्री सीन केस स्टडी आएगा, जो कि अच्छा एमएसए 2 का जो पेपर होता है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसका आप देखें ये केस स्टडी कितना बड़ा है। ये जो केस स्टडी आपको अभी मैंने दिखाया था आई थिंक, अच्छा, तो पहले के मुकाबले में तो वो भी बड़ा ही होता था उसको। ये देखें 23 पेजेस का, 23 पेजेस का केस। नाउ द केस इज मोर, जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव। पहले एमएसए 2 में 50 मार्क का एक सवाल आता था, और 25-25 के 2 सवाल आते थे। अब क्या हो रहा है, 100 मार्क का एक ही केस आ रहा है। यानी कि जो केस स्टडी पहले 50 मार्क का आता था, वो अब 50 की जगह कितने मार्क का आएगा, 100 मार्क का आएगा, क्योंकि पूरा पेपर ही एक ही केस पे है। ठीक है सर, ऐसा ही है। और दूसरा जी सर, ऐसा ही। ऐसा है कि दूसरा ये कि जो केस स्टडी होता था कि ये अगर मिसाल के तौर पे पहले ये 7-8 पेजेस का होता था, तो अब ये केस स्टडी 7-8 पेजेस से निकल के कितने पेजेस पे चला गया, 23 पेजेस पे चला गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब यहाँ पे एक बात मैं कर सकता हूं कि प्रीसेंट केस स्टडी इज मोर लेंदियर देन एमएसए 2 केस। एमएसए 2 का जो केस आता था क्वेश्चन 1 में 50 मार्क का, उससे ये काफी लेंदी है, लेंदी है। ठीक है, तीसरा चैलेंज क्या है जी, लेंदी होने के बाद नो पास पेपर स्पेसिफिक फॉर केस। ठीक है एमएसए 2 के पास पेपर हैं, मगर एमएसए 2 के जो पास पेपर हैं उनकी लेंथ छोटी है। एमएसए 2 के पास पेपर जो आपको हेल्प करेंगे वो 6 से 8 पेजेस, जो मैंने आपको अभी बताया कि 6-8-7 पेजेस वाला सवाल कैसे टैकल करना है, 50 मार्क का सवाल कैसे टैकल करना है, उसके लिए होंगे। मगर आज बात हो गई 100 मार्क्स के लिए, आज बात हो गई 23 पेजेस के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई पास पेपर ऐसा अवेलेबल नहीं है जो एमएसए 2 में अवेलेबल था। एमएसए 2 में टीचर भी अवेलेबल था और वो भी था। अच्छा ओपन बुक होगा, ये बिल्कुल ओपन बुक होगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मैं इस पे बात करूंगा, इस पे अपॉर्चुनिटी है अदनान, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अच्छा एक और इसमें जो मैं समझता हूँ कि बात आपको जहन में रखनी है, वो ये है कि इसमें एक और चैलेंज ये होगा कि पेपर से पहले ये कितने दिन पहले आ जाएगा, केस स्टडी पेपर कितने दिन पहले आ जाएगा। केस स्टडी पेपर आपके 25 पास आ जाएगा पेपर से 20 से 30 दिन पहले, जो उनके आई कैप की उसमें लिखा हुआ है 20 to 30 डेज पहले ये आई कैप का जो है ना आ जाएगा। अब जब ये 20 से 30 दिन पहले आ जाएगा, तो आपको एक चैलेंज ये है कि अब अगर आपका पेपर लेट से मान लेते हैं 1 जून को पेपर है, जैसे इस बार 1 दिसंबर को पेपर था, मान लें सही 1 जून को पेपर है, तो 1 जून का मतलब है कि अगर 20 दिन पहले भी ये आ गया, लेट से 10 मई को आ गया, तो 10 मई से लेके आपके पास अब 1 जून तक का टाइम है, जिसमें आप इस केस स्टडी से जितने मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं वो बनाएंगे। तो दिस इज द सेपरेट थिंग, ये पहले कभी आई कैप में ऐसा हुआ नहीं, आपने कभी इस तरह अटेम्प्ट किया नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये भी एक मैं समझता हूँ चैलेंज से कम नहीं होगा कि आप कहोगे कि यार ये मैं 20-30 दिन अब मैं क्या क्या पढूं, क्या क्या पढूं। तो आपकी जो पहले, अब आपको इसका मतलब 2 तरह की नॉलेज लेके जानी है पेपर में। ये जो है ना, इसमें अब आपको 2 तरह की नॉलेज लेके जानी है। एक नॉलेज लेके जानी है आपने जनरल, जनरल नॉलेज कौन सी लेके जानी है, जनरल नॉलेज लेके जानी है आपने एसपीएम, पीएफडी की, टैक्स की,
एथिक्स की, सीओसीजी की, सही है, वो सारे एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी आपने लेके जानी है स्पेसिफिक नॉलेज भी, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ केस स्टडी एज वेल। मेरी बात समझ आ रही? तो ये भी एक चैलेंज है कि अब आप इस बार जाओगे तो आपके पास अब दो प्रेशर होंगे कि जनरल बातें भी मुझे याद होनी चाहिए और स्पेसिफिक बातें भी मुझे याद होनी चाहिए। क्या ये बातें समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अच्छा, पढ़ने के लिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्टडी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया। चैलेंजेस क्या है? स्टडी अप्रोच ये होगी कि यार इस बार आपको, जब स्टडी अप्रोच की मैं बात करूंगा, बाकी केस कैसे डील करना है इस पे सर फुरकान आपसे डिस्कस करेंगे। आपका एसपीएम का कंटेंट, एसपीएम एरिया, जिसको उसने क्या नाम दिया, जिसको उसने क्या नाम दिया, इसने नाम दिया है इसका, ये अल्लाह भला करे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जो एसपीएम वाला एरिया है, मैं समझाने के लिए एसपीएम कह रहा हूँ, जिनका एसपीएम पढ़ा हुआ या पास है उनको पता चल जाएगा। या जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एरिया है, ये इस बार हमारा चैलेंज ये है कि ये हमें सही तरह पढ़ के जाना होगा। सबसे पहली अप्रोच ये होगी कि इसको आप पक्का करें। ये एरिया आपने प्रिपेयर करना होगा, रिवाइज नहीं करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। देखिए फर्क समझिएगा, पहले ये सिर्फ रिवाइज करना होता था, आज ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। एचआर की स्ट्रेटजी आपको नहीं पता, आप ये सवाल नहीं कर सकते। मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये सवाल नहीं हो सकता। अगर आपको एचआर का आइडिया नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। ये जो ये सवाल था ना, ये वाला, ये ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी टू सपोर्ट ऑप्शन टू ऑफ द प्रपोज एक्सपेंशन इनटू यूएई, 6 मार्क का सवाल है। रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन, आपको स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता, आप ये नहीं कर सकते। जनरल बातें नहीं होगी, उल्टी हेलो। सीधी बातें हमने नहीं करनी है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। एक तो ये बात हो गई। दूसरी हाँ बात, सभी बात कर रहा हूँ, बात हो सकती है। दूसरी बात, जी 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 जी। कैसे हो? जी अल्लाह का क्लास शुक्र। नहीं गए थे? जी सर, जी मैं अभी क्लास भी ले रहा था तो मैं। अच्छा, इसको एक तो हमारा ये हो गया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एरिया हो गया। दूसरा, इसमें आपने पहले ये काम करना है। दूसरा, हाँ आप ये कर सकते हैं कि रिवाइज करना है आपने बीएफडी एरिया, वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बीएफडी पास है। अगर हाँ किसी का बीएफडी पास नहीं है तो उसको वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, एसपीएम हम कराएंगे कवर, ये चेंज है इस बार। एमएसए टू में हम जो है एसपी, एमएसए टू में भी हम कवर कराते थे, ठीक है, मगर मिक्स अप्रोच चलती थी। कुछ एरिया हम रिवाइज कराते थे, कुछ एरिया हम प्रिपेयर कराते थे। इस बार हमें ऐसा है कि आपको सब चीज़ें प्रिपेयर करानी पड़ेंगी, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते ना यार। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पता ही नहीं होगी और आगे सवाल आ गया उसका, और केस स्टडी में मैक्सिमम दुनिया जहाँ की चीज़ें हो सकती हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। ये अभी सर फुरकान अभी आपको क्लियर करेंगे कि हमने इसमें, आप अगर खुद भी प्रिपेयर करोगे, कोई अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको भी, मैं समझता हूँ कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, और ये प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने एसपीएम एरिया पढ़ लिया, बीएफडी एरिया रिवाइज कर लिया। इसके बाद आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरिया को अलग से, हालांकि वो एसपीएम एरिया में आ गया, मगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट को प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि वो बीएफडी में अवेलेबल नहीं है। ये प्रिपेयर होगा। देखें ये कीवर्ड्स हैं, प्रिपेयर में किसको कह रहा हूँ, प्रिपेयर में किसको कह रहा हूँ, और रिवाइज में किसको कह रहा हूँ। किसी को मैं रिवाइज कह रहा हूँ, किसी को मैं प्रिपेयर कह रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपने ये 3 काम कर लिए। उसके बाद आप जो है टेक्स एंड एथिक्स वाला जो एरिया है, सीओसीजी वाला जो एरिया है, वो कवर करेंगे, जो इस ग्रेड में है। ठीक है, सीओसीजी एथिक्स वाला 10 से 20 मार्क की जो ग्रेड है। अब आप जब ये काम कर लेंगे, उसके बाद अब आपके पास क्या है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हम आपको क्लास में भी करवा रहे होंगे, ये काम आप पहले आप करें। अब ये काम करने के बाद आप लिमिटेड एमएसए2 के पास पेपर्स करेंगे, मगर ये लिमिटेड एमएसए2 के पास पेपर आप ये सोच के नहीं करेंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, इनहेंस करना पड़ेगा। आई कैप ने भी पेपर चेंज किया ना यार, स्कीम चेंज की है ना, तो कुछ तो करेगा आई कैप। तो लिमिटेड एमएसए2 पेपर है, एमएसए2 लिमिटेड, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया लेंथ चेंज हो चुकी है, कहानी चेंज हो चुकी है, गेम चेंज हो चुकी है। वो T20 था तो ये 50 ओवर का गेम है। ये 50, वो 50 ओवर का गेम था तो ये टेस्ट मैच है। यानी कि एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, 23 पेजेस का सिनेरियो है, 100 मार्क्स का सिनेरियो है। ठीक है, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कुछ आप कहाँ से उठा सकते हैं। एसीसीए का पेपर होता है, एसबीएल, किसी ने एसीसीए का पेपर दिया है? एसबीएल कोई है हम में से जो एसीसीए कर रहा हो और एसबीएल का पेपर दिया हो? अभी कोई लाइव में, जो माशाल्लाह इतने सारे लोग लाइव में आए हुए हैं, एनीवन? अच्छा ठीक है, तो वहां भी एक कॉन्सेप्ट होता है प्री सीन का, तो फिर मैं समझता हूँ वो देख लें। मोहम्मद साद आपने दिया है प्री सीन का, वहां पे कॉन्सेप्ट होता है ना, इसी इतना आपको पहले से केस डिस्कस हो जाता है। दिया आपने? तो तो इसके पास पेपर भी अवेलेबल होते हैं, ऐसा ही है मोहम्मद साद, इसके मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
इसमें भी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एरिया आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इवन तो उसके अंदर और भी चीजें आती हैं जो मैं समझता हूँ हमारे कोर्स से लाइन अलाइन नहीं है, हमारी ग्रिड से अलाइन नहीं है, मगर ऐसा है कि हमारे पास इसी इतना जो है वहां भी जो है वो सिनेरियो होता है कि पहले से एग्जामिनर आपको दे देता है, तो उसके मॉक्स। अच्छा, एसीसीए के लॉगिन यार वो तो फिर ऐसा है कि हमारे पास हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कोई हमारे पास जो पास्ट हमारे पास चीज़ें होती हैं वहां से हम कर लें। वो तो सही बात है, ऑफिशियल जो एसीसीए का होता है वो तो हमें एसीसीए के लॉगिन के बगैर नहीं मिलेगा, मगर आई थिंक कुछ हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे एसीसीए का कंटेंट अवेलेबल होता है फ्रीली, तो वहां से हम ये चीज़ें जो है ना क्या कहते हैं कुछ उठा सकते हैं, कुछ हम आपके लिए अरेंज भी कर देंगे। अच्छा, आईसीडब्ल्यू का केस पेपर जो है ना वो रेलेवेंट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, मगर एम एच रफीक मसला ये है कि आईसीडब्ल्यू का जो पेपर था ना उसका जो मिजाज था, आईसीडब्ल्यू का जो केस स्टडी था वो एमएसए2 के लेवल पे था। वो एमएसए2 के लिए, बल्कि मैं इसको ऐसे कहूंगा, वो एमएसए2 के इक्विवेलेंट था। उसके क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी एमएसए2 के क्वेश्चन की लेंथ से बड़ी होती थी थोड़ी सी, मगर 23 पेजेस का या 100 मार्क्स का हमने वहां भी नहीं देखा। ठीक है जी। अच्छा, अब नहीं, मैं इस पे बात करता हूँ, ये जो बात है ना कि तैयारी क्या हम 30 दिन पहले शुरू करें, एक सवाल ये भी आ रहा है, क्या कहते हैं आप लोग? क्या हम तैयारी इधर शुरू करें इस साइड पे, इस इन डेज में जब प्री सीन आ जाए? क्या कहते हैं आप लोग? इसको देख के क्या लग रहा है, स्टडी अप्रोच को देख के, या पहले से करनी पड़ेगी? हम्म, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? 20 दिन इनफ हो जाएंगे, या 25 दिन या 30 दिन भी चले लगा लें आप? नहीं। अब मसला ये है कि यार वो स्पेसिफिक वाली तो चलो आप बाद में करें, ये वाली, मगर मसला ये है कि स्पेसिफिक के अलावा कुछ हमारी चीजें जनरलाइज भी तो है ना, एग्री करेंगे? तो उसको भी तो हमें देखना है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें जो है ना क्या कहते हैं देखना होगा कि नहीं यार ये वाली भी तो एरिया है जो हमें प्रिपेयर करके जाना है, ये वाला जनरल, इसके तो वहीं प्रिपेयर होगा ना। क्या ख्याल है? ठीक है। तो लास्ट 20 डेज में, अच्छा एक और मसला भी है, किसी का हो सकता है कोई और पेपर हो, लॉ हो, टैक्स हो, कोई भी एक पेपर और फंसा हुआ हो, तो फिर तो और इसकी हो जाएगी ये वाली अप्रोच कि मैं आखिर के 20 दिन को देख के फैसला करूं कि मुझे क्या करना है। देखिए एसपीएम एरिया आपको आना चाहिए, ये बात तो तय है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं पता। अब जैसे मैं आपको एक ये केस मैं आपको दिखाऊं, ये तो मॉडल पेपर का आंसर था, ये आंसर देंगे आप इसको फिर भी ना क्या कहते हैं देख लेना खुद से भी। ठीक है, इसमें सारी चीजें इसमें रखी हैं। तो ये देखें ये केस स्टडी। अब केस स्टडी में बहुत, ये 23 पेजेस का केस स्टडी है, हर पेज को आपने सही ना देखना है। ये दराज की बातें कर रहा है, क्यू मार्ट की बातें कर रहा है, टेली मार्ट की बातें कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया कॉम्पैक्ट की बातें कर रहा है, कस्टमर डिलीवरी फीस, कॉम्पैक्ट इसका बंदे का नाम था, ऑर्डर्स कितने, ये सारी बातें कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वाइड सिनेरियो है ये, लेकिन इसको हल्का नहीं ले सकते। मार्केटिंग की बातें कर रहा है, आईटी की बातें कर रहा है, अब आईटी की बातें कर रहे हैं मगर आईटी का कोई तगड़ा सवाल आपने देखा नहीं, मगर प्रिपेयर तो करके जाना पड़ेगा ना यार, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? ठीक है, ये इसने सारी बातें इसने की हुई हैं, तो ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि ठीक है ये रेशियो एनालिसिस वहाँ इस्तेमाल हो गए, ठीक है ये बात सही है, मगर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको पहले से प्रिपेयर करनी होंगी, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये देखें कि केस स्टडी, ये अपेंडिसेस एमएसए2 में भी मिलते थे, मगर ये अपेंडिसेस एक एक पेज के होते थे, आज ये अपेंडिसेस 4 4 5 5 पेजेस के, 3 3 पेजेस के जा रहे हैं, जिसकी वजह से सवाल भी हो रहा है। तो आई थिंक द अप्रोच इज़ वेरी सिंपल, अप्रोच बहुत आसान है कि आप एसपीएम एरिया को प्रिपेयर कर लो पहले अच्छे से, उसके बाद आप जो है बीएमडी एरिया को रिवाइज करो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करो, टैक्स और सीएससी को करके फिर आप लिमिटेड एमएसए2 के पेपर करो, क्योंकि जाहिर सी बात है मुनासिब नहीं है, ये इसके एसीसीए के प्री सीन मटेरियल कर लो, और आईकैप जो ये इसके मॉडल पेपर दे रहा है ये देख। बाकी हमारी क्या अप्रोच होगी इस पे सर फुरकान बात कर लेंगे। और मैं बस इतना बता दूं कि हमने एसपीएम के एरिया पे भी काम इस बार करना है आप लोगों के साथ। एमएसए2 में तो चलो कोई बात नहीं, हम अपने कुछ लेक्चर जो लोग हमसे एमएसए2 लेते थे उनको पता होगा, हम ऑप्शनल में डाल दिया करते थे, ऑप्शनल लेक्चर में डाल दिया करते थे। मगर ऑप्शनल का मतलब है कि हम कहते थे एसपीएम अगर वीक है तो देख लो, नहीं है तो नहीं देखो, मगर ये ऑप्शनल से हट के अब ये क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, चलें बस मेरे ख्याल से हम सर फुरकान के पास चलते हैं। सर आप हमारे साथ हैं? जी सर। चलें सर, बस शॉर्ट सा एक ज़रा अप्रोच बता दें, और फिर हम जो है क्या कहते हैं इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। हमें फिलहाल इंप्रेशन ये मिल रहा है कि एमएसए2 से बहुत मिलता जुलता है ग्रिड वाइज भी, जो अभी ग्रिड हमने देखी,
ठीक है, इसके अलावा हमने मॉडल पेपर देखा, मॉडल पेपर के अंदर सजेस्टेड सोल्यूशन देखा। तो ये सारी बातें हमें एमएससी से मिला रही हैं, मगर लेंथ वाइज और डिफिकल्टी वाइज हमें लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा। मगर ये पहली बार पेपर आ रहा है, तो हमें पता है जब कोई चीज़ पहली बार पूछी जाती है तो उसमें पासिंग परसेंटेज निस्बतन बेहतर होता है एज कम्पेयर टू अदर अटेम्प्ट। ठीक है जी, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो पे देना चाहता है मैं कहूँगा मिस ना करे इस अपॉर्चुनिटी को। एमएससी ज़्यादा आसान था क्योंकि उसका पास पेपर अवेलेबल था, उसका ट्रेंड अवेलेबल था, उसकी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उसके लिए आईसीडब्ल्यू का इक्विवेलेंट कंटेंट अवेलेबल था। मगर ये मैं कहूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके लिए मैंने जैसा बताया ना पास पेपर अवेलेबल है ना इक्विवेलेंट कंटेंट आपके पास फिलहाल ऐसा कोई बिल्कुल रेलेवेंट अवेलेबल है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी सर आप कंटिन्यू करें। जी। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। जैसे सर ने बताया कि मैं साउथ के साथ 2021 से हम लोग एमएससी 2 पढ़ा रहे हैं, और जिस वक्त सर एमएससी 2 आया था उस वक्त वो भी एक नया सब्जेक्ट था और टोटली न्यू, यानी कि अप्रोच थी जो कि आईकेएप में इससे पहले नहीं आई। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले एक चीज समझने के लिए आप लोगों के लिए, वो ये है, आपसे एक सवाल है, आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है। ये जो पेपर है, अभी हमारे पास इसके 3 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि सर साउथ ने दिखा है, जिसमें हमारे पास सिनारियो है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर है और आंसर। ठीक है ना, ये 3 चीजें हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी की भी टीचर के साथ पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या नजर है? मैं देख जरा इस पे आपका माइंड भी जरा करवाते हैं, कि आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या मुझे स्पेसिफिक, जैसे सर ने बताया कि जनरल नॉलेज, इसको मैं सब्जेक्ट मैटर नॉलेज भी कह सकते हैं, कि चाहे बीएम का एरिया, बीएफडी का एरिया, टैक्स एथिक्स गवर्नेंस, क्या वो रिवाइज करना या वो दोबारा से पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नजर आई, या सिनारियो बहुत ज्यादा मैं अटेम्प्ट करूं, राइटिंग प्रैक्टिस करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या नजर आई? जी, मुझे बताएं। जी चैट के थ्रू बताएं ये अगर सब। जी सर, चैट आपके पास आ रही है? जी जी समय ओपन करती आपके पास भी आएगी। जल्दी से बताएं, और फिर मैं आपके सामने एक अप्रोच डिस्कस करूंगा जो अभी नजर आ रही है। जी। वही अंडरस्टैंडिंग एक आ रहा है, जवाब आपके पास आ रहा है। सर मेरे पास कोई चैट नहीं आ रही। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और, हाँ, सिनारियो प्रैक्टिस, जी सर अब आना शुरू हो गई, सिनारियो प्रैक्टिस एंड जनरल नॉलेज। ठीक है। एसपीएम और बीएफडी रिवीजन आ रहा है, फिर आ रहा है जी प्री ठीक सीन है, देख लें। एक्सट्रैक्टिंग सिनारियो फ्रॉम द केस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज गौर करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो रीडिंग है, योर हम्म। एनालिटिकल स्किल्स। मतलब आप पेपर में जब जाएंगे तो सबसे पहली चीज, चाहे वो पेपर में आने से पहले 20-25 दिन पहले जो आपके पास सिनारियो भी आएगा, तो रीडिंग कैपेबिलिटी। तो वो उसी सवाल पे हम दोबारा आते हैं कि आप, एक सवाल जो आया था बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें इसको क्लियर करना जरूरी है, कि क्या 20-25 दिन जब हमारे पास केस आ जाए उस वक्त प्रिपरेशन करें? ये बहुत ज्यादा रिस्की, दो दो इसके पर्पज, दो इसके ऑब्जेक्टिव है अगर हम देखें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। एक तो ये कि हमारे पास इससे पहले जब एसपीएम का पेपर होता था तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होती थी, कुछ ना कुछ रीडिंग कैपेबिलिटी होती थी, जो इस दफा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक तो आपको उसको प्रिपेयर करना है, प्लस देखें जब सिनारियो हमारे पास आ गया तो सर ने बड़ी जबरदस्त एक आपको अप्रोच बताई कि अब हमारे पास सिनारियो आ गया, तो उस वक्त जो एक नया जो हमें चीज करनी, जो उससे पहले हमने कभी भी नहीं की, कि ज्यादा से ज्यादा सिनारियो डेवलप भी करना है, उसको उसके क्वेश्चंस भी मतलब डेवलप करना है खुद ही, और फिर उसके आंसर भी जनरेट करना है। ठीक है ना, ताकि हम जब पेपर में जाए तो हमारे जहन में कुछ ना कुछ हो कि भाई ये सिनारियो, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ सिनारियो में बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट ये है, लीगली क्या कहते हैं, लीगल इन्वायरमेंट ये है, सोशल इन्वायरमेंट ये है, टेक्नोलॉजी की कोई चीज बताई हुई है, कोई इंडस्ट्री नॉलेज बताई हुई है, कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताया हुआ है। तो ये जितनी भी थ्योरीज है, ये जितने भी सिनारियोज उससे डेवलप हो सकते हैं, सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपको थ्योरी, आपके पास जो जितनी भी थ्योरीज है वो आपके जहन में हो, बीएम की नॉलेज हो या बीएफटी की नॉलेज हो, उसके बाद उससे सिनारियो डेवलप होगा या क्वेश्चन डेवलप होगा, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होगा आंसर। तो आपको क्या लगता है कि ये रेडिली आप जब 20-25 दिन पहले जब आपके पास पेपर आएगा, उसी वक्त बैठ के आप ये सारी चीजें कर लेंगे? जिसका आंसर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज नो। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, कि जब भी अभी से आप है ना, बिल्कुल जो हम पोर्टल का भी एक्सेस दे देंगे, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके लिए भी, कि आपके पास जो एसपीएम की नॉलेज है या एसपीएम आप पढ़ रहे हैं, या जहां से, या फॉर एग्जांपल बीएफडी की नॉलेज है, तो किसी भी, कोई भी आपकी थ्योरी है, कोई भी आपका क्या कहते हैं मटेरियल है, वहां से रिवाइज करना शुरू करें। सबसे पहला स्टेप ये होगा।
दूसरा स्टेप ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा सिनारियोज देखें। अब वो जैसे मैं जब MSA 2 के लिए ना मॉक प्रिपेयर करता था, तो वहां मुझे पता है एक पेपर सिमा में भी है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कि जिसमें आपके पास सिनारियो आ जाता है और फिर उसको क्वेश्चन उसका डेवलप होता है तकरीबन बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ। तो मतलब कहने का ये है कि आपको पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए अप्रोच बहुत सीधी है कि आपने सबसे पहले अपनी नॉलेज रिवाइज करनी है, ये दोबारा से डेवलप करनी है। अब अगर आप देख लें कि खुद से भी कर सकते हैं, खुद से आप ICW का मटेरियल हो सकता है, वो SPM का हो सकता है, अगर कोई BMS का है तो कोई अपना कुछ नोट बनाए हुए हैं वो कर सकते हैं। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो अप्रोच समझता हूँ कि हमें थ्योरी सबसे पहले डेवलप करनी है, ठीक है ना, चाहे वो BMS की और BFT की, उसके बाद जाके उसकी रीडिंग की आदत बनानी है। तो उससे पहले यानी कि जो हमारे पास केस स्टडी आएगी, उससे पहले पहले हमने कुछ केसेस पहले से देख लेना है। जैसे सर ने बताया कि ACCA या सिमा का मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, जो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, तो वहां से हम केसेस करके ये जो काम हमें पेपर से 1 महीने पहले करना है, ये हमें एक दफा पहले भी करना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 दफा, कि जो आपने सिनारियो पहले से भी डेवलप कर लिए हो, ठीक है ना, ताकि आप जो फियर ऑफ अननोन होता है कि आने से पहले आप बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ना हो। उससे भी पहले जो आपको काम करना पड़ेगा वो हमें थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकते हैं। जी देखें, बात समझ आ रही है कि आप देखें, एक सबसे खूबसूरत जो बात सर ने की ना, कि रीडिंग कैपेबिलिटी, कि आपको पता तो हो रीड करके कि यार ये जा कहाँ रहा है, इसमें मॉडल कौन सा लगेगा, इसमें थ्योरी कौन सी लगेगी, इसमें जो है वो क्या पोर्टर डायमंड लगेगा या पेस्टल लगेगा, या ये जो है ना अच्छा, 7 का सवाल है या 4 पीस का सवाल है इसमें मार्केटिंग में। मजे की चीज ये होती थी कि जब हम MSA 2 के लिए भी प्रिपरेशन करवा रहे होते थे, तो उस वक्त सर आपको याद होगा कि ज्यादातर क्योंकि SPM से स्टूडेंट पढ़ के आते थे, तो वो ये कहते थे सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहने का मकसद ये कि उस वक्त मेरा जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, वो आपके समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने SPM ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता था, फिर से मैं सजेस्ट करता था कि आप या तो हमारे साथ लाइव या खुद जो है ना खुद से जरूर उस मटेरियल को पढ़ें। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो रीडिंग कैपेबिलिटी होती है। अगर आपको पढ़ने की ही आदत नहीं है, अगर आपको सिनेरियोस देखने की आदत ही नहीं है, और वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ये इसके यानी कि कहना चाहिए 2 फोल्ड बेनिफिट्स हैं अगर आप थ्योरी रिवाइज करते हैं। एक तो आपको रीडिंग की आदत होगी, दूसरा देखें, सिनेरियो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। बहुत सारी डिटेल्स हैं, फ्रंट एंड इंफॉर्मेशन, बैक एंड इंफॉर्मेशन, फिर जो एक्शन वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इवेल्युएशन, वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये सारी की सारी चीज इसकी पहले से प्रैक्टिस होगी, तो आप वहां पे सिर्फ अप्लाई करना है। लेकिन ये इतनी आसान नहीं जो आपको नजर आ रहा है ना, कि आपने केस स्टडी आपके पास आया, फिर आपने ऑटोमेटिकली सिनेरियो डेवलप कर लिए। ये अगर आपने पहले से काम नहीं किया हुआ होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो चाहे सेल्फ स्टडी करना है या किसी के साथ भी पढ़ना है, आपको ये काम पहले से करना पड़ेगा, और उसकी पूरी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो फॉलो आपको फर्दर। सर हम इसका एक और सेशन भी रखेंगे जब और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड इसकी अप्रोच है जो हम यहाँ पे फॉलो किया करते थे, तो वो आपको बताई जाएगी, और उसी तरीके से हम उसको फर्दर परस्यू भी कर सकते अच्छा सर, हैं। आप जी एक काम करें ना, वो डॉक्यूमेंट एक बड़ा जबरदस्त था जिसमें की टर्म्स के क्या बेनिफिट मतलब है, इवेलुएट का क्या मतलब है, डिफाइन का क्या मतलब है, एक्सप्लेन का क्या मतलब है, वो जरा ग्रुप पे शेयर कर देना। क्या कहते हैं, आज रात तक? जी जी, मैं शेयर कर दूंगा। उसमें बस एक क्या कहते हैं, आपको अभी से मैं बता देता हूँ कि कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल MSA 2 के लिए था। तो वो MSA 2 का आपको वहां पे डॉक्यूमेंट नजर आएगा, लेकिन वो बिल्कुल सेम अप्रोच, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि एक और चीज इसमें सिर्फ ऐड हुई है। अभी भी ये केस स्टडी का ही पेपर है, अभी भी ये MSA 2 से रिलेटेड है काफी हद तक। एक और चीज इसमें ऐड हुई है कि सिनारियो को फर्दर डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले भी हम ये काम करते थे कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता था ना, तो एक मैं टर्म यूज किया जा करता था। मैं कहता था कि आपको एक इंडस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री भी देखी हो, आपने एयरलाइन इंडस्ट्री भी देखी हो, आपने मैन्युफैक्चरिंग को भी देखा हो, सर्विस। तो उसमें हम ICAW के ना ज्यादा से ज्यादा सिनारियोस करवाया करते थे। तो अभी एक चीज जो ऐड हुई है, उस वक्त एक लीनियंसी होती थी कि भाई अगर आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं भी है ना स्पेसिफिकली, तो जरूरी नहीं है कि उसके मार्क्स हो, बस ये है कि आपने जर्नल। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई है कि आपको पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज बाकायदा दी जा रही है, यानी उसके स्पेसिफिक डायनेमिक्स बताए जा रहे हैं। अब आपका आंसर जर्नल पहले भी नहीं हो सकता था, अब तो और स्पेसिफिक कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि उसी की फर्दर एक्सटेंशन है। तो हम जो आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे ना,
उसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच है, उसको जरूर देखिएगा। आपको समझने में आसानी होगी। सेल्फ स्टडी करने के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस अप्रोच के लेके चलना है। तो वो बिल्कुल सर मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, कोई अगर नहीं जो है ना हमारे ग्रुप में, तो ज्वाइन कर ले। बाकी बिल्कुल हम नमाज का टाइम भी आई थिंक कराची में तो अभी 4:30 तक होगा। बस हम 5-7 मिनट्स में इसको वाइंड अप कर लेते हैं। लाहौर में आई गेस में खाते सर किसी का कोई क्वेश्चन था मेरे ख्याल में, कोई रेज किया था किसी ने, वो देख लो। पूछ लें, कोई सवाल। अच्छा, एक चीज़ हम उसमें और क्लियर कर देते हैं, तो हमारी अप्रोच क्या होगी, बस इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी अप्रोच अभी ये होगी कि देखें, हमारे पास ना अभी हम आपको, अगर कोई इनरोल होता है, देखें वैसे तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। एसपीएम की किताब आपके पास आईकैप की अवेलेबल मौजूद है, आप चाहो तो वहाँ से स्टडी कर लो। और अगर आप कहते हो कि नहीं यार, हमें जो है ना वो क्लासेस लेके ही समझ आता है ज़्यादा बेटर, तो हमने अभी ये किया है कि आपके लिए जो BFD और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, क्योंकि हमारा अपना भी इवैल्यूएशन यही था, ग्रिड के बगैर भी हमारा इवैल्यूएशन बन रहा था कि BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया तो सेम ही है, और बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। तो ये हमारे पास MSc2 वाला एरिया चल जाएगा, ठीक है। और SPM के लिए हम आपको लिए कुछ नया काम करेंगे। तो SPM के लिए भी अगेन कुछ लिमिटेड कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, केस स्टडी के लिए। बाकी इंशाल्लाह जो फर्दर कंटेंट होगा वो हमारा जो है ना क्या कहते हैं, रिजल्ट के बाद सर फुरकान का जो है ना कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा। मगर अगर मिसाल के तौर पे आज हम खड़े में 14 दिसंबर को, और हमारा रिजल्ट जो है वो लेट से जनवरी के एंड पे आता है, तो जनवरी के एंड तक काफ़ी टाइम है, ये महीना, सवा महीना, 1.5 महीना आपके पास है। तो इसमें आप ये वाला एरिया, एक BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, जिसकी ग्रेड कितनी थी, जिसकी ग्रेड मिसाल के तौर पर ये आपके सामने 35 से 45, दिस इज द परसेंटेज। ये जो 35 to 45% है, इस पे आप अभी से काम शुरू कर सकते हो। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो एरिया है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि आपके पास कुछ एरिया हम आपको अभी शेयर कर देंगे, मगर वो जैसे सर बता रहे हैं कि वो रिवीजन बेस्ड नहीं होगा, वो प्रिपरेशन बेस्ड होगा। वो ये सोच से आपसे शेयर किया जा रहा है कि आप उसको देख के प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, किसी का SPM पास है तो वो आई थिंक उसको जो है ना सिर्फ जो प्रैक्टिस वाला एरिया उस पर जा सकता है। मगर जो किसी का अगर वो एरिया अटेम्प्ट नहीं हुआ, SPM कभी जिंदगी में नहीं दिया हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको मैं कहूँगा कि फिर ये काम करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, सस्टेनेबिलिटी एग्जाम होगा तो एग्जाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आपको जो है ना वो एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और 100 मार्क के पेपर में असाइनमेंट में से ही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, असाइनमेंट में से आएगा, जो केस स्टडी शेयर होगा उसमें में से आएगा। मगर जैसे 23 पेज का सिनेरियो, इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, सर बता रहे हैं। तो ऐसा जरूर, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% चीज़ें आप पहले से ही सोच के चलिए या खुद ही सवाल जवाब बना के चलिए। आपके पास कुछ जनरल चीज़ें जो SPM से रिलेटेड, BFD से रिलेटेड है, वो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल रिवीजन होंगे। अब BFD और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया ये हम अभी से अपलोड कर देंगे। SPM का लिमिटेड एरिया अभी से अवेलेबल हो जाएगा। बाकी रिजल्ट तक आपके पास फर्दर कंटेंट भी आ जाएगा। बाकी कोई अगर लेट से कहता है कि नहीं मेरे पास तो जो है ना मुझे BFD का फुल एक्सेस चाहिए, मुझे तो BFD ही नहीं आता, तो हम उसके लिए भी जो है क्या कहते हैं BFD की डिटेल चीज़ें भी शेयर कर लेंगे। बाकी जो हम समझते हैं केस स्टडी से रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है, वो आपके पास रेलिवेंट शेयर हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये तो चले MSA2 वाली चीज़ आप कर सकते हो, मगर दिस SPM एरिया विल बी मोर डिटेल्ड दिस टाइम, जस्ट बिकॉज के आपके पास SPM का कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने SPM नहीं पढ़ा होगा, और वो पेपर में आ रहा होगा। पेपर में बुक्स अलाउ हैं, मगर इस पे सर फुरकान एक अलग से बात करेंगे कि बुक्स कभी कभार बैकफायर कर जाती हैं। ऐसा होता है कि आप बुक्स ले तो जाते हो, मगर वो उल्टा आपके गले पड़ जाती है, ठीक है। तो ये आई थिंक थोड़ा, बाकी किसी का कोई और सवाल है पर्सनल मुझसे तो। देखिए बुक्स 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 में बस एक छोटी सी बात करके खत्म करते हैं। देखिए आपको खुद पता है कि वहाँ पे अगेन वही वाली बात है कि एक माइंडसेट होता है कि आप एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि मैं उधर ही मैंने पढ़ना है। देखिए आपने ना अप्लाई करना है। ये पढ़ने से बहुत, रीडिंग से बहुत आगे बात चली जाती है। और ये इसलिए सर बार बार जो अभी रेफर कर रहे हैं ना कि SPM आपको प्रिपेयर करना, रिवाइज नहीं करना। ये आपको यकीन करें कि MSA2 के स्टूडेंट्स अभी पता नहीं यहाँ पर आई थिंक नहीं है, मतलब उनके लिए भी चैलेंज हो जाता था कि हालांकि उन्होंने SPM पढ़ा हुआ होता था, तो एग्जैक्टली, हमने बिल्कुल। फिर उसको अप्लाई करना, वो मतलब पढ़ने के बावजूद चैलेंज होता था एक। उसके लिए हम बाकायदा प्रैक्टिस करवाया करते थे अलग। अब ये चैलेंज डबल हो गया है। अब ये डबल हो गया, मतलब आपने आप ये देखें ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आती है कोई थ्योरी, पेस्टल आता है या शॉर्ट एनालिसिस आता है या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थ्योरीज आती हैं। अभी या इसको मैं और बल्कि आसान कर देता हूँ। सर BFD तो अभी भी है, सही है। आप इसको इस तरह सोचें कि अगर BFD का पेपर होता ही नहीं और आप इसको जाके डायरेक्टली इस पेपर में पहली दफा देख रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि आप इस चीज को नोट कर लें कि अगर BFD का एरिया आएगा भी ना, या कैलकुलेशन का, उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको फिर भी बताना पड़ेगा। तो हम्म।
कहने तो इसमें समझने की बात ये है कि ये जो बार बार हमारे जहनों में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, जो यहाँ पर एक आध MSA 2 का स्टूडेंट मुझे नजर भी आ रहा है, वो इस चीज को खुद ही समझ रहे होंगे और फिर आप खुद ही बताएंगे कि अप्लाई करना वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्किल है। वहां पे आपने, मैं इसकी अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आई कोई, सही है, आपने कितनी दफा ऐसा किया है, जिन लोगों ने खासतौर पे MSA 2 या MSA 1 नहीं दिया है, वो आप वो रिलेट कर लेंगे कि आपने रिक्वायरमेंट को कितना टाइम देते हो। आपने देखा कि भाई NPV उसने दे दिया है, तो आपने एक वर्ड पढ़ा, एक टेक्निकल, और डायरेक्टली उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। यहाँ पर MSA 2 पर भी है, और ये तो एक बिल्कुल नई स्ट्रेटजी, केस स्टडी। इवन MSA 2 में भी ये होता था कि हम रिक्वायरमेंट पर आधा आधा घंटा लगा दिया करते थे कि भाई इस रिक्वायरमेंट से ये सिनारियो भी बन सकता है, इसका ये आंसर भी हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट को समझना इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपके ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान में नहीं रखें कि मैं उसी वक्त उसको पढ़ भी लूंगा और अप्लाई भी कर लूंगा, चाहे मैं सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी टीचर के साथ पढ़ रहा हूँ। ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। ये मैं आपसे, आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी अपना टाइम बिल्कुल जाया ना करें। और सबसे पहली जो चीज है जो सर ने कही, उस पर मैं एंड करूंगा कि और कुछ ना सोचे, अपना या तो रिवीजन करें, और अगर किसी ने SPM नहीं पढ़ा तो उसको प्रिपेयर करना शुरू करें। ठीक है जी। चलें जी, बस इसको यहीं तक रखते हैं। ये सर। तो बस इसी स्लाइड के साथ हम इसको एंड करते हैं कि देखें, पहला काम है आप ये चीज़ों को रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें, प्रिपेयर कर लें, ताकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज आ जाए। और फिर जैसे सर फुरकान बता रहे हैं कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन के लिए आपके पास कुछ कंटेंट अवेलेबल है, मगर आपने अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो मेन चीज़ है, मैं बस आखिर में एक बात करके ख़त्म करूंगा। MSA 2 में जो एग्जामिनर को शिकायत होती थी वो क्या होती थी, ये मैं आपके सामने रीसेंट अटेम्प्ट का वो पढ़ रहा हूँ, एग्जामिनर कमेंट। ये देखें, ये कहता था कि जी वीक एक्सप्लेनेशन कंपाइल विद लिमिटेड, ये ये देखें, ये कहता था कि जी सर इस पर बल्कि हमने इस पर अपना रिसर्च वर्क भी किया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि क्योंकि ये रेलेवेंट अगेन है, होगा, सारी चीजें रेलेवेंट होंगी, बिल्कुल, मगर क्योंकि ये ये अगेन वही वाली बात है कि एक्सटेंशन है। टेक्निकल, हाँ, एक्सटेंशन है कि एग्जामिनर यह कह रहा है कि भाई कि गिवन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट सक्सेस रिलाइज हेवीली ऑन प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव वेल रिस्पॉन्ड रीजन आंसर, प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव वेल रीजन आंसर्स। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जी मसला क्या आता है, वीकनेस कहाँ आती है, वीकनेस आती है कि लोग एनालिसिस नहीं कर पाते, लिमिटेड एनालिसिस कर पाते हैं। अब मसला ये, पहले टेक्निकल नॉलेज थी, उसके बावजूद लिमिटेड एनालिसिस हो रहा था, जो सर बार बार कह रहे हैं। अब तो टेक्निकल नॉलेज का भी मसला आ गया, तो अब आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। ये एग्जैक्ट बात इसने विंटर 24 में भी कही है कि मसला ये आता है कि लोग जो है ना उसकी एनालिसिस सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है कि म, वीक एक्सप्लेनेटरी मजे की एक स्किल्स, आखिरी, वीक जी जी, एक्सप्लेनेटरी स्किल्स यानी कि मजे की क्लियरली बात होती, स्किल्स नहीं। जी सर। सर सर, इसमें मजे की बात ये होती थी, मैं आंसर चेक किया करता था ना, तो अक्सर मेरे पास, क्योंकि हमने आपको पता, आपको आप लोगों के साथ भी शेयर किया हुआ MSA 2 स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने बाकायदा रिसर्च वर्क किया था स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं। तो एक बस छोटी सी बात वो ये होता था कि इवन पढ़ने के बावजूद, यानी कि SPM पढ़ा हुआ है, जब मैं आंसर देखता था तो मैं अक्सर मतलब ऑन लेटर नोट ये कह दिया करता था कि ये आंसर जो स्टूडेंट ने दिया है वो किसी भी सिनारियो पर फिट हो जाएगा। उसकी वजह ये कि वो बिल्कुल सिनारियो से कनेक्टेड है ही नहीं, वो एक जनरल आंसर है। यानी कि आप सिनारियो में जो नॉलेज दी गई है उससे, फॉर एग्जाम्पल अगर पेस्टल की बात करें, तो भाई पॉलिटिकल क्या होता है ये नहीं बताना, ये बताना है कि सिनारियो में बिल्कुल पॉलिटिकल सर। फैक्टर क्या दिया गया है और फिर उसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो कहने का मकसद बस बहरहाल यही है कि उस वक्त भी ये मसला होता था, तो अब ये मसला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो उसको बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं एंड पे पढ़ लूंगा और एंड पे अप्लाई कर लूंगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी के टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, CS होने की जरूरत है बस। चलें जी, थैंक यू वेरी मच सर फुरकान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमें लग नहीं रहा था इतना डिटेल सेशन हो सकेगा। बाकी कोई क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। बाकी प्लीज़ मैं कहूँगा अभी टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिजल्ट के बाद जागते हैं, अभी रिजल्ट तक भी 1.25 महीना है। तो आप लोगों ने देखें पेपर आज नहीं तो कल वैसे भी देना ही है, देना ही है। अगर कोई एडमिशन ले भी लेता है और बाद में अल्लाह ना करे रिजल्ट की वजह से नहीं दे पाता, तो वो फ्रीज का भी ऑप्शन होता है। मगर आप चाहे सेल्फ स्टडी करें, क्लासेस लें, मगर इसको प्रिपेयर जरूर करें, इसको छोड़े नहीं बस, प्लीज़, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ग्रुप आपके पास, ग्रुप में आप लोग आ गए हो, तो हम इंशाल्लाह ग्रुप में जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह जो भी काम के डॉक्यूमेंट है शेयर कर देंगे। ग्रुप आपने एंड तक फॉलो करना है, हमारा ग्रुप जो है वो इसी तरह आपसे जो है वो क्या कहते हैं डिस्कशन में चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें हम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो PDF रेलिवेंट होगी वो शेयर कर देंगे। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, असर का टाइम भी हो रहा है।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। बाकी जो है कोई अगर क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सर फुरकान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू। थैंक यू चलिए। हाफिज। अल्लाह।